गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की इन ऑनलाइन कक्षाओं में। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट्री कमिटीज। उसी पे उस चार्ट में सेकंड नंबर पे लिखी हुई थी विभागीय स्थायी समिति। कल हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल कमेटी, उसके अंदर हमने 3 कमेटियां डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विभागीय स्थायी समिति। सबसे पहले समझ लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कहते किसे। जैसे कि अभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आपके 24 मंत्रालय हैं, 24। तो हर एक मंत्रालय के लिए हमने एक कमेटी फॉर्म की हुई है। मैंने आपको कल बताया था कि संसदीय समिति जो होती है उनका रोल क्या होता है। जैसे कि संसद होता है, उसके 2 मुख्य काम हैं। पहला नियम बनाना, दूसरा कार्यपालिका पे क्या करना, बेहतर कंट्रोल रखना। कार्यपालिका गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट 24 भागों में बटी हुई है, 24 मंत्रालयों में। अब उन पे क्या है, बेहतर कंट्रोल करने के लिए हमने हर एक डिपार्टमेंट के साथ एक कमेटी को एसोसिएट किया हुआ है, जो क्या करेंगी, जब बजट पेश किया जाता है तो जितनी भी अनुदान मांगे इन डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है, उनकी ये जांच करती है। हालांकि उनको रिकमेंड भी करती है कि आप इतनी डिमांड करिए। साथ ही साथ ये जो मंत्रालय होते हैं जो भी विधेयक पेश करते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करती हैं कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो प्रतिवर्ष जितने भी मंत्रालय होते हैं ये पर ईयर आपकी रिपोर्ट भी पेश करते हैं। तो जो रिपोर्ट होती है उस पर भी ये विचार करने के लिए ही इन कमिटीज का काम होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इनका समझते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले इनका गठन किया गया नियम समिति की रिकमेंडेशन पे 1993 में। नियम समिति क्या होती है? आर्टिकल नंबर 118 में लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा को अपने लिए उसकी प्रोसीडिंग के लिए, कार्यवाहियों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। तो एक नियम समिति होती है, क्या नियम होने चाहिए, क्या उसमें करेक्शन होना चाहिए, ये सब रिकमेंड करने के लिए। तो उनने क्या रिकमेंड किया कि हमें विभागीय स्थायी समितियों को बनाना चाहिए। क्लियर है? तो विभागीय स्थायी समितियां बनाई गई और मैंने आपको क्या बताया, इनकी संख्या कितनी है, 24। लेकिन जब इनको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, तो इनकी संख्या थी 17। लेकिन 2004 में इनकी संख्या को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 24। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये मैं आपको बताया इन समितियों के कार्य क्षेत्र में क्या आता है, केंद्र सरकार के सभी विभाग, सारे जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो इनके कार्य क्षेत्र में आती है। सारी मिनिस्ट्रीज की एक एसोसिएट आपकी कमेटी होगी। इसमें मेंबरों की संख्या कितनी होती है, 31। ये जो भी आपकी कमेटीज है, मेंबरों की संख्या कितनी होगी, 31 में आपके 21 मेंबर लिए जाएंगे लोकसभा से और 10 मेंबर लिए जाएंगे आपके राज्यसभा से। क्लियर है? तो 1993 में स्थापना हुई है, 24 इनकी संख्या है और सारे डिपार्टमेंट इनके अंतर्गत आते हैं। और अभी मेंबर की संख्या कितनी होती है, 31, 21 प्लस 10। नेक्स्ट, इस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटी है, पहले आपकी फाइनेंशियल कमेटी और अभी हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी और इनमें क्या कॉमन है, इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और सभी में कोई भी मंत्री मेंबर नहीं होता। क्लियर? और यहाँ आप सबसे पहले पॉइंट में इंग्लिश में देखिए, शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है DRSC। इनको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज भी बोला जाता है, DRSC शॉर्ट में। ठीक है? कभी न्यूज़पेपर वगैरह में DRSC लिख के भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो 24 समितियां रहती हैं, इसमें से 16 समितियां लोकसभा व 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत काम करती हैं। मतलब 24 में से 16 समितियां आपकी लोकसभा के अंडर में काम करती हैं और 8 समितियां आपकी राज्यसभा के अंडर में काम करती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनका काम संबंधित विभाग मंत्रालय के विधेयकों की जांच करना व अनुदान मांगों के लिए सलाह देना। केवल अनुदान मांगों के लिए सलाह देना इनका विशेष काम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। जब बजट पेश होता है तो बजट को हम क्या कहते हैं, गैप सत्र भी कहते हैं, गैप सेशन भी कहते हैं। क्योंकि जब बजट पे एक जनरल डिस्कशन हो जाता है तो कुछ समय के लिए, प्राय 1 महीने के लिए, आपकी जो सदन की कार्यवाही उसे एडजर्न कर दिया जाता है। और उस दौरान ये जो समितियां होती हैं, अलग अलग हर एक समिति अपने डिपार्टमेंट के रिलेशन में उसकी जो अनुदान मांग है, कितना उसे पैसा चाहिए, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाती है।
बाद में जब वापस डिस्कशन होता है बजट पे तो इन रिपोर्ट्स का ख्याल रखा जाता है। और ये जो भी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाती है इसमें ये कोई कट मोशन पेश नहीं करती है, जैसे कि विपक्ष करता है कट मोशन कि आप इस अनुदान मांग को इस लिमिट तक कम करिए, जो कटौती प्रस्ताव है वो जो कट मोशन से ये पेश नहीं करते हैं, ये सजेशन देते हैं कि आपकी इतनी अनुदान मांग होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं पर ईयर रिपोर्ट सबमिट करती हैं, उसकी भी जांच करती हैं, कोई विधेयक पेश करती है तो उस पर भी डिटेल पे ये डिस्कशन करती हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि विभागीय समिति का क्या काम होता है और ये अस्तित्व में क्यों है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जांच के लिए गठित समितियां या जांच समितियां, कमिटीज टू इंक्वायर। इसके अंतर्गत 3 समितियां आती हैं। जांच समिति के अंतर्गत कौन कौन सी समिति आती है? 3 समितियां। सबसे पहले ये आपकी याचिका या आवेदन समिति। राइट टू पिटीशन मतलब आपके जो भी नागरिक हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, ये संसद में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। कोई यदि मान लीजिए पेंडिंग विधेयक है, पब्लिक इंटरेस्ट में है कोई विधेयक, अब आपको उसके बारे में आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एक याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसी जो याचिका या आपने कोई एप्लीकेशन भेजा, ऐसे मतलब ऐसे मैटर पे याचिका दायर नहीं होगी जिसकी ऑलरेडी हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे मामलों पे जो कि विधेयक पेंडिंग है, लोकहित पे है या कोई एप्लीकेशन आपने भेजा, उस पे डिस्कशन और क्या कार्यवाही होगी, ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए कौन सी समिति गठित करी है हमने? याचिका या आवेदन समिति, कमिटी ऑन पिटीशन। क्लियर है? नेक्स्ट विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। आप जानते हैं कि जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, इनको आर्टिकल नंबर 105 के अंतर्गत क्या कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो इनके जो मेंबर होते हैं वो मना कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में उपस्थित होने के लिए या कोई सबूत पेश करने के लिए। इस टाइप के कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं। जैसे जब कोई सेशन चलता है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो मेंबर होता है उस पे गिरफ्तारी पर प्रतिबंध होता है, मतलब आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हालांकि ये जो प्रतिबंध है वो दीवानी मामलों में होता है, सिविल मामलों में होता है, क्रिमिनल मामलों में नहीं होता, ठीक है। और यदि नेक्स्ट इसमें एक और आप ये जो प्रिविलेजेस होते हैं, इसमें ये भी आपको प्रिविलेज है कि पहला मैंने क्या बताया कि कोर्ट के सामने पेश होने के लिए मना कर सकते हैं या कोई सबूत। दूसरा मैंने क्या बताया, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी पे रोक, सेशन चलने के दौरान, सेशन के बाद 40 दिन और पहले 40 दिन। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कोर्ट होता है उसको भी संसद की कार्यवाही पे जांच करने की मनाही होती है। ऐसे कुछ प्रिविलेजेस हैं आर्टिकल नंबर 105 में बताए गए। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषाधिकार समिति है, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। क्लियर है? तो ये कमेटी ऑन प्रिविलेजेस का काम होता है। तीसरा आचार समिति, एथिक्स कमेटी। इंग्लिश में आप सभी को क्लियर है एथिक्स का क्या मतलब होता है। एथिक्स ये क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जितनी भी आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं, जैसे एम्प्लॉयज रिलेशनशिप है, जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज है, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की मर्यादा किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारी चीजें सुनिश्चित करने का काम है आचार समिति का। तो जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति आते हैं, सब खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अभिवादन नहीं कर रहा है, उनका सम्मान नहीं कर रहा है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स का एक प्रकार से उल्लंघन माना जाता है। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए आपकी आचार समिति है। इस टाइप के कोई भी उल्लंघन होंगे तो उस पर विचार विमर्श के लिए ये समिति है। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। याचिका समिति याचिकाओं एवं आवेदन पर विचार करती है, मैं बता चुका हूँ, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट लोकसभा की समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं याचिका या आवेदन समिति में। दूसरा था आपका विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति की सबसे खास बात यह है कि ये सेमी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल नेचर की होती है, मतलब अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। पूर्ण न्यायिक आपका कोर्ट है, वो सजा दे सकता है,
ये क्या करते हैं, मामले की जांच करते हैं और दंडात्मक कार्यवाही के लिए सजेशन। हालांकि जितनी भी समिति आप पढ़ रहे हैं, सारी की सारी समितियां आपके केवल सजेशन देने के लिए होती हैं, मतलब सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। तो इस समिति का काम क्या है, अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। ये उनमें दंडात्मक कार्यवाही के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। दूसरा, सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है। अब जितने भी सदस्य हैं, यदि इनके जो प्रिविलेजेस मिली हुई है उसका यदि किसी भी प्रकार से उल्लंघन हो रहा है तो उससे संबंधित मामलों की जांच करना इस कमेटी का काम है। लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति होगी, इसमें 15 मेंबर होंगे और राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति होगी, इसमें 10 मेंबर होंगे। क्लियर है आप सभी को जांच समिति? आगे चलते हैं हम। आचार समिति, एथिक्स कमेटी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, राज्यसभा में इस समिति का गठन 1997 में किया गया व लोकसभा में कब किया गया, सन 2000 में। क्लियर है? हालांकि आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फाइनेंशियल कमेटी और उसके बाद विभागीय समिति है, लेकिन सारी समितियां हमें ध्यान में रखना, फिर भी हम पूरा कवर करेंगे और ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करती है। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बताया कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए मेंबर्स का, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आप देखें, उसमें चौथे नंबर पे लिखा था जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, मतलब कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। अब इसके अंतर्गत भी कुछ समिति आती हैं, प्रायः 6 समितियां आती हैं। देखते हैं हम। सरकारी आश्वासन समिति, कमिटी ऑन गवर्नेंस एश्योरेंस। जितने भी आपके संसद के मेंबर्स हैं, जो मंत्री हैं, सरकारी आश्वासन समिति, सरकार, मंत्री परिषद के सदस्य, ये जो भी आश्वासन देते हैं कि हम ये काम इतने समय तक करेंगे, संसद के सदस्यों के सामने ये बोलते हैं कि आश्वासन देते हैं कि ये काम इस समय सीमा तक हो जाएगा, तो इन सब पे नजर रखने के लिए जो समिति है वो कौन सी है, सरकारी आश्वासन समिति। जो भी सरकारी सदस्य आश्वासन देगा या जो वो काम के लिए बोल रहा है उसने किया या नहीं किया, तय समय सीमा पे किया कि नहीं किया, वो सब जांच के लिए ये समिति होती है। नेक्स्ट आपकी आती है अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब देखिए, हमारे यहाँ सर्वोच्च विधायी निकाय, मतलब सबसे ज्यादा हाई आपका जो नियम कानून बनाने वाली संस्था है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करने वाला जो आपका एक बॉडी है, वो कौन सी आपकी, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई जो आपकी बॉडीज हैं उनको अधिकार देते हैं कि वो अपने नियम कानून बनाएं। जैसे कि आपकी सहकारी समिति है, उनके नियम कानून होते हैं, बायलॉज उसको बोला जाता है। तो ये संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं। संविधान में तो आपने देखा सहकारी समितियों के बारे में लिखा है, लेकिन सहकारी समिति के रूल्स एंड रेगुलेशन की अलग एक बुक होती है जिसे बायलॉज कहा जाता है। इसी प्रकार सारी बॉडीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार संविधान या संसद के माध्यम से उनको मिला है। अब उनको जो सबऑर्डिनेट है, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है संसद के। तो ये सब जो भी अधीनस्थ विधायन समिति है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का उनको अधिकार है, वो सही तरीके से नियम कानून बना रही है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने का काम किसका है, अधीनस्थ विधायन समिति। संसद के पटल पे विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए समिति, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। जितने भी पेपर्स आपके सदन पे आते हैं, जो लोकसभा का पटल है, राज्यसभा का पटल है, जो टेबल जिसको हम कहते हैं, उसमें आते हैं, तो इस पे विचार विमर्श करने के लिए जो समिति है उसे हम सदन के पटल पे विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए समिति कह सकते हैं, जो कि उस पे विचार विमर्श करके अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जितने भी ऐसे पेपर जो कि अधीनस्थ विधायन समिति या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो कि उसके अंतर्गत नीचे आने वाली बॉडीज से रिलेटेड है, उस पे ये विचार नहीं करते। उस पे विचार करने के लिए अधीनस्थ विधायन समिति है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन होती है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये कमेटी है।
स्त्री सशक्तिकरण समिति, आप सभी जानते हैं महिला आयोग की रिपोर्ट होती है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए स्त्री सशक्तिकरण समिति है। नेक्स्ट, लाभ के पद के लिए संयुक्त समिति, कौन सा ऐसा सदस्य है जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन जो बॉडीज क्रिएट की गई हैं उसमें जो मेंबर्स कार्य कर रहे हैं, वो यदि मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, उनका निर्वाचन चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो लाभ के पद पे है या नहीं है, इन सब का डिसाइड करने के लिए आपकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कमेटी है। क्लियर है? अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, सरकारी आश्वासन समिति, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नाम से ही मंत्री द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों की ये जांच करते हैं। नेक्स्ट, अधीनस्थ विधायन समिति, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। इसका गठन 1953 में किया गया, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दोनों सदनों में इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 15 और 15। दोनों सदनों में सदस्य संख्या कितनी है? 15 और 15। अब देखिए आर्टिकल नंबर 13 में विनियम, नियम, उपनियम, नियमावली, ये सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब बनाने का अधिकार संविधान और संसद ने जिनको दिया है, जिन बॉडीज को ये सब बनाने का अधिकार दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के सबऑर्डिनेट जितनी बॉडीज हैं जिनको ये सब बनाने का अधिकार है, वो इन सब को सही तरीके से बना रही है कि नहीं, ये सब सुनिश्चित करने का काम आपका कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का है। नेक्स्ट देखते हैं, सदन के पटल पे विचारात प्रस्तुत विषयों के लिए समिति। इसमें आपने देखा यह समिति 1975 में बनी। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य, अलग अलग इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट, संसद के पटल पे रखे दस्तावेजों की जांच कर देखना कि वे संविधान के अनुसार है या नहीं। क्लियर? मैंने आपको बताया जो भी आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको छोड़कर जो बाकी पेपर जितने भी पटल पे आते हैं उसको देखना कि ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। ठीक है? जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं या कोई एक्ट में सुधार हो रहा है तो एक्ट में दिए हैं, इन सब के अनुसार जो भी आप नया करने जा रहे हैं वो उसके अनुसार है या नहीं, ये सुनिश्चित करने का काम इस कमेटी का होता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। आर्टिकल नंबर 338A में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड आयोग का विवरण है। तो ये जो आयोग होते हैं, जो कमीशन ऑफ ST एंड SC होते हैं, ये अपनी जो रिपोर्ट पेश करते हैं उस रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए हमारे पास ये कमेटी है। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30, जिसमें से 20 सदस्य आपकी लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 आपकी राज्यसभा से लिए जाते हैं। काम क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो राष्ट्रीय आयोग है, इनके प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट्स पे विचार करना। साथ ही साथ ST और SC जो कैटेगरी है, जितने भी इनसे रिलेटेड जो भी मामले हैं उनकी जांच करना, साथ ही साथ इनके वेलफेयर के लिए कुछ सुझाव भी ये दे सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम चलते हैं, स्त्री सशक्तिकरण समिति, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग होता है उसकी रिपोर्ट पे विचार करने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया है। तो इस समिति का गठन कब हुआ? 1997 में। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30, जैसा कि आपने पहले वाली समिति और इसमें देखा दोनों में सेम है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और इनका काम क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदनों पे विचार करना। क्लियर है? आई होप आपको इतना पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, लाभ के पद के लिए संयुक्त समिति, जॉइंट कमेटी ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी को संसद सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य ठहराया जाए या नहीं, इस चीज का फैसला करने के लिए आपके पास लाभ के पद के लिए संयुक्त समिति का प्रावधान है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य लोकसभा से व राज्यसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं? 5। क्लियर है? तो आप सभी को ये पूरा पॉइंट क्लियर होंगे। तो हमने कौन कौन सी कमेटी देखी? ठीक है, तो ये सारी कमेटी आप सभी को क्लियर है। आई होप आप सभी को
पूरा समझ में आया होगा। हमने कौन कौन सी कमेटी देखी और इनके क्या प्रोविजन थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी विभागीय समिति और फाइनेंशियल कमिटीज ही हैं, लेकिन हम क्या है पूरा टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाले दिन शुभ रहे और आज का दिन भी शुभ हो। धन्यवाद।